16.2 कंप्लीट करने के बाद 16.3 हम देखने जा रहे हैं और 16.3 में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास बेज परमे, जिससे हमारे पास बोर्ड में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो बेज परमे पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, वो दो टॉपिक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है आपके पास जो हमारे पास एज सैम्पल स्पेस है उसका हमें विभाजन करना है, तो सैम्पल स्पेस का विभाजन करना है, और दूसरा हमें कुल प्रायिकता यानी हमें टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करना है। तो यहाँ से जो हमारे पास दो विभाजन है, एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन और संपूर्ण प्रायिकता की परमे। तो जो टॉपिक है हमारे पास, एक है आपके पास प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। देखिए प्रतिदर्श समष्टि क्या है हमारे पास, ये हमें पहले से पता है कि प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसको हम एस से दिखाते हैं, और उसके बाद हमें उसका विभाजन करना है उसके संपूर्ण प्रायिकता की परमे, फिर है संपूर्ण प्रायिकता की परमे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेज परमे। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमें इनको समझना है कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन हम डिस्कस करेंगे, फिर संपूर्ण प्रायिकता की परमे और फिर बेज परमे। आज हम इन दो टॉपिक को हम इसमें अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बेज परमे को सेपरेट अलग से डिस्कस करके उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, और उसके बाद हम जो देखेंगे वो है संपूर्ण प्रायिकता की परमे। देखिए यहाँ पे एक टॉपिक को हमें समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। संपूर्ण प्रायिकता की परमे ये हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इसमें इन्वॉल्व करना है। देखिए आपने सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़ा है, आपने गुणन जो प्रतिलोम है हमारे पास यानी गुणन परमे हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हम प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन यानी बेज परमे पढ़ने वाले हैं। और बेज परमे पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। यानी प्रतिदर्श समष्टि को आप देखते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि को हम सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको हम एस से लिखते हैं कि हमारे पास टोटल कुल घटनाएं क्या है, कुल सैंपल स्पेस यानी कुल हमारे फेवरेबल जो आउटकम है या कुल निश्चित घटनाएं हमारे पास कितनी हैं, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। वो उसको हम सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो सपोज दैट कि हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया कि एक सिक्के को दो बार टॉस किया, एक सिक्के को आपने दो बार उछाला, सिक्के को दो बार उछाला, तो उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा, उसका जो प्रतिदर्श समष्टि है आपके पास यानी हमारे पास सैंपल स्पेस है यानी कुल जो उसकी घटनाएं होंगी वो आपके पास ये होंगी। अब अगर इन सारी घटनाओं को अगर हम अलग अलग कंसिडर करें तो ये E1 जो है वो है दो बार H यानी चिताना, E2 जो है आपके पास वो HT अगर है, E3 जो है आपके पास वो TH है, और E4 जो है आपके पास वो TT है। तो इस तरीके से इस प्रतिदर्श समष्टि को हमने चार अलग अलग घटनाओं से देखा, वो E1, E2, E3 और E4 है। और ये जो सेट है, ये जो घटना है, तो ये E1 जो घटना है वो उस प्रतिदर्श समष्टि का पूरक है, आप ये कह सकते हो, या उसका सबसेट आप कह सकते हो कि E1 ये जो घटना है वो इसका सबसेट है। तो उस केस में ये जो घटनाएं हैं E1, E2, E3, E4 ये प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ से रिजल्ट देखेंगे कि ये जो घटनाएं होंगी हमारे पास, ये E1, E2, E3, E4 ये कैसी होंगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये परस्पर अपवर्जी होंगी। परस्पर अपवर्जी का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कब होती हैं, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो आपको 5 मिलेगा, यानी दोनों जो घटनाएं हैं वो परस्पर डिसजॉइंट या म्यूचुअली डिसजॉइंट हम कह सकते हैं उनको हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। यानी ये जो घटनाएं होंगी जिनको हमने समष्टि को विभाजित किया है, ये हमने इस समष्टि है इसको, ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि की जो घटनाएं हैं हमारे पास, इनको सबको हमने अलग अलग किया, तो ऐसी n घटनाएं हमारे पास हो सकती हैं। तो ये E1, E2, E3, E4 जो है इनमें अगर इंटरसेक्शन होगा वो इनका 5 होगा। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट कि अगर मैं इन सबको अगर यूनियन करता हूँ तो वो उनकी कुल निश्चित घटनाएं होंगी। अगर ये घटनाएं जो हैं इनको अगर मैं यूनियन कर दूँ वापस, तो वो निश्चित घटनाएं होंगी या सैंपल स्पेस होगा या प्रतिदर्श समष्टि होगा, वो आपका प्रतिदर्श समष्टि होगा। थर्ड क्या होगा कि इनकी जो घटनाएं हैं, ये जो हमारे पास E1, E2 ये परस्पर घटनाएं जो बनी है E1, E2, E3 इवेंट जिनको हमने विभाजित किया है, इनकी प्रायिकता होगी।
इनकी प्रायिकता शून्य नहीं होगी, यानी इनकी प्रायिकता का मान कुछ न कुछ मान होगा। तो 3 घटनाएं हमारे पास मैन होगी। किसी भी प्रतिदर्श समष्टि का अगर हम विभाजित करते हैं तो विभाजन में अगर अपन देखें तो प्रतिदर्श समष्टि का जो विभाजन हमारे पास यहाँ पे हो रहा है तो परस्पर वो अपवर्जी घटनाएं होंगी, यानी वो जितनी भी घटनाएं हैं उनका आपस में इंटरसेक्शन, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सबको अगर हम एक साथ यूनियन करें, वापस जोड़ते हैं तो वो हमें एक प्रतिदर्श समष्टि अगर देगा। और थर्ड हमारे पास है कि जो घटना E1 है, प्रोबेबिलिटी E1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये 3 घटनाएं हमारे पास मैन है जो हम किसी भी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन करते हैं। तो अब यहाँ से हम ये समझेंगे कि प्रतिदर्श समष्टि का जो विभाजन हम कर रहे हैं वो किस तरीके से होगा, उसका मीनिंग हम वेन डायग्राम से अगर हम डिस्कस करें तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास S, ये कोई एक प्रतिदर्श समष्टि है, आपके पास ये S है और इसमें जो घटनाएं हैं हमारे पास उनको सबको हमने अगर सेपरेट करें इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है और इस तरीके से चलें तो ये आपके पास En है। तो ये जो घटनाएं हैं दो, ये सेपरेट घटनाएं, इनको हमने प्रतिदर्श समष्टि विभाजन कर दिया इनका, और इन घटनाओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट केस कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो आपके पास फाई होगा। अगर सारी को यूनियन करते हैं तो टोटल निशेषी घटनाएं हो जाएंगी आपके पास, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो सैंपल स्पेस हो जाएगा, आपका प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा, कुल घटनाएं हो जाएंगी। और थर्ड आप देखेंगे कि PE1 जो है उसकी प्रायिकता कुछ ना कुछ होगी, वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो यहाँ से ये 3 केस हमारे पास बनते हैं किसी भी प्रतिदर्श समष्टि का जब हम विभाजन देखते हैं। तो यानी यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय देखिए क्या है। संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, अब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को बहुत ही अच्छे से समझना है आपको कि प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन के बाद हमने देखा कि प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन के बाद हम संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को डिस्कस करते हैं। तो संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय को डिस्कस करने के लिए हमने अभी प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन देखा। माना कि S एक प्रतिदर्श समष्टि है, माना कि S एक प्रतिदर्श समष्टि है तथा घटनाएं E1, E2 और En जो है वो परस्पर अपवर्जी एंड निशेषी घटनाएं हैं। परस्पर अपवर्जी व निशेष घटनाएं हैं या कुल घटनाएं हैं, निशेषी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी एवं निशेषी घटनाएं हैं और घटनाएं हैं तथा घटना एक यादृच्छिक घटना अगर A है जो E1, E2, E3 के साथ होती है, जो E1, E2, E3 के साथ होती है, के साथ संगत घटना है, ऐसे कह सकते हैं संगत घटना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए आपके पास संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय हम देखेंगे। माना कि ऐसे एक हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि है तथा इनकी घटनाएं जो E1, E2, En परस्पर अपवर्जी व निशेषी घटनाएं हैं। तो एक यादृच्छिक घटना अगर A है जो E1, E2, E3 के साथ एक संगत घटना है, यानी जो घटना यादृच्छिक घटना हम A ले रहे हैं वो E1, E2 और E3 के साथ होती है। यहाँ से इसको मीनिंग समझेंगे। तो ये जो E है वो संगत घटना, यानी आप देखेंगे मानो कि ये हमारे पास एक प्रतिदर्श समष्टि है, आपके पास ऐसे एक प्रतिदर्श समष्टि है और इसमें हमने ये बहुत सारे इवेंट्स, ये आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है और इस तरीके से ये En है, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो एक घटना A, इन सारी घटनाओं की संगत एक घटना A होती है हमारे पास। तो जो A है वो इनके साथ एक संगत घटना है। आप इसको यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि पहले जो संगत घटना A होगी वो कब होगी, जब E1 होगी तब उसके बाद संगत घटना A होगी। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये जो पार्ट है आपका वो बनेगा A इंटरसेक्शन E1। देखिए ये जो घटना है वो संगत घटना A है, A इंटरसेक्शन E2 और इस तरीके से देखेंगे ये A इंटरसेक्शन En है। तो ये जो घटना A है ये हम संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय इसी को ही हम कहते हैं। और A जो है तो A जो घटना A है उसको हम लिखेंगे वो बनेगी A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2
और प्लस इस तरीके से ए इंटरसेक्शन ई एन, यानी जो हमने प्रतिदर्श समष्टि को एन ई एन घटनाओं में अगर उसको विभाजित किया तो ए जो है उसके साथ सबके साथ अगर संगत घटना होगी तो इन सबका सम ये इन सबका अगर हम सम करेंगे तो वो आपके पास ए आएगा और इसी को ही हम संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय कहते हैं। अब अगर इसका हम मान निकालें तो पी ए जो होगा आपके पास वो होगा पी ए इंटरसेक्शन ई वन, पी ए इंटरसेक्शन ई टू, प्लस इस तरीके से अगर चलें तो पी ए इंटरसेक्शन ई एन, ये हमारे पास बनता है। अब गुणन प्रमेय से अगर हम देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, अब ये अगर हम देखें तो E1, अगर पहले हमने E1 घटना हुई उसके बाद ए घटना होने की प्रायिकता जब E1 हो चुकी, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया था। इसमें देखिए घटना E2 होती है, उसके बाद घटना ए होती है, घटना ए की होने की प्रायिकता जब E2 हो चुकी, तो इस तरीके से इन सब घटनाओं का EN घटना ए की प्रायिकता जब EN हो चुकी तो इन सब का सम जो हमारे पास ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, इन सब का सम अगर हम करते हैं तो वो हमें संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से दर्शाते हैं। तो यहाँ से हमने ए जो संगत घटना है यानी प्रतिदर्श समष्टि को हमने विभाजित किया E1 E2 EN घटनाओं में, तो उनके संगत घटना ए जो है उसका मान हमारे पास ये होगा। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि सर ये E1 क्या है हमारे पास, E2 E3, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग आप समझेंगे मेरे बच्चे कि हमारे पास हमें ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने की तरीका हमारे पास पैटर्न क्या होगा कि फर्स्ट हमने E1 पैटर्न इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद हमने ए ये फाइंड किया और उसके बाद सपोज दैट आप ऐसे दे सकते हैं कि सिंपल सपोज दैट कि मेरे को 2 बैग चूज करने, उनमें से बेसिकली मेरे पास 2 बैग हैं, उन बैग में से मेरे को एक बॉल निकालनी है जो रेड होने की प्रायिकता मेरे को निकालनी है। तो अगर 2 बैग हैं तो उनमें सबसे पहले मैं एक बैग चूज करूंगा, उसमें से फिर एक बॉल मैं चूज करूंगा। तो पहले मैं एक बैग चूज करूंगा, उसके बाद मैं रेड बॉल निकालूंगा। तो पहले मैंने एक बैग चूज किया और उस बैग में से फिर मैंने रेड बॉल निकाली, फिर मैंने दूसरा बैग चूज किया और उसमें से फिर मैंने रेड बॉल निकाली यानी लाल गेंद निकाली, फिर तीसरा बैग मैंने चूज किया और उसमें से मैंने लाल गेंद निकाली। ऐसी ये घटना है कि ए जो है इनके साथ संगत घटना अगर है, माना कि ए इनके साथ संगत घटना E1 E2 EN, अगर हमारे पास बहुत सारे बैग हैं तो ए जो घटना संगत घटना है वो अगर उस बॉल के लाल आने की अगर प्रायिकता है तो सबसे पहले मैंने वो बैग चूज किया, मैंने पहला बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद उसमें से मैंने लाल बॉल निकाली, फिर मैंने दूसरा बैग सेलेक्ट किया और उसमें से मैंने लाल बॉल निकाली, फिर मैंने तीसरा बैग सेलेक्ट किया और उसमें से मैंने लाल बॉल निकाली। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर एक घटना अगर लाल बॉल होना है तो सबसे पहले जो तरीके होंगे हमारे पास, तो आपने देखा कि पहले सबसे पहले हमने बैग को चूज किया फर्स्ट को और उसमें से हमने लाल बॉल निकाली, उसके बाद हमने दूसरे बैग को चूज किया और उसमें से हमने लाल बॉल निकाली, इसके बाद हमने थर्ड बैग चूज किया और उसमें से लाल बॉल निकाली और इन सब का मल्टीप्लिकेशन, इन जो ये मेथड है। तो अब ये हमारे पास एक तरीका है लाल बॉल सेलेक्ट करने का। सबसे पहले बैग सेलेक्ट करेंगे, फिर लाल बॉल निकालेंगे, फिर बैग सेलेक्ट लाल बॉल, बैग सेलेक्ट लाल बॉल, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है। और इससे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा कि संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय क्या है। इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक थैले में 4 लाल और 3 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 4 काली गेंद हैं। एक थैला चुनकर एक गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है। यहाँ से आप देखिए कि प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि निकाली गई गेंद लाल है। अब निकाली गई गेंद
निकाली गई गेंद लाल होने के हमारे पास तरीके देखेंगे। सबसे पहले तरीके क्या हैं? पहला तरीका है कि हम फर्स्ट थैला सेलेक्ट करें, फर्स्ट थैला चुनें और उसमें से लाल बॉल निकालें, लाल गेंद निकालें। ये हमारे पास एक तरीका होगा। हम सेकंड थैला चुनें और उसमें से लाल गेंद निकालें। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे ये हमारे पास एक तरीका है। तो आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, तो सबसे पहले हम थैला चुनेंगे, उसके बाद लाल गेंद निकालेंगे। तो लाल गेंद निकालना हमारे साथ इनके साथ संगत घटना है। तो अगर लाल गेंद निकालना अगर संगत घटना है तो सबसे पहले देखिए हम पहला थैला चुनेंगे और उसमें से लाल गेंद निकालेंगे। फिर हम दूसरा थैला चुनेंगे और उसमें से लाल गेंद निकालेंगे। और इनका ये हमारे पास एक तरीका है, ये हमारे पास एक तरीका है। इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर दें तो वो हमारे पास संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय है, जिसमें हमें निकाली गेंद की लाल होने की प्रायिकता ए हम निकालते हैं। तो देखिए आपके पास संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके की प्रॉब्लम होंगी, उनको रीड करने के बाद हमें किस तरीके से समझना है कि उन प्रॉब्लम्स को हम संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से सॉल्व करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है हमारे पास, ये हमने इसका बेसिक आपको यहाँ से बताया है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें प्रतिदर समष्टि का विभाजन करना है और उनके संगत एक घटना लेनी है। तो ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, आपने थैला चुना। तो सबसे पहले देखिए इवन जो घटना है वो है फर्स्ट थैला चुना, E2 जो है आपके पास वो है सेकंड थैला चुना। सिंपल, आपने दो थैले आपके पास, तो ये हमारे पास प्रतिदर समष्टि का विभाजन है। इवन अगर दो थैले, एक थैला चुनूंगा तो 1/2 और दूसरे थैला चुनने की प्रायिकता भी मेरे पास होगी 1/2। ए है चुने गए थैले में से लाल गेंद निकालना, लाल गेंद निकालना। तो ये हमारे पास संगत घटना है जो E1 और E2 के साथ संगत है। तो सबसे पहले A/E1 का एक मतलब है लाल गेंद निकालना जब हमने फर्स्ट थैला चुना। तो वो देखिए आप, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास A/E1। अगर हम देखें तो हमने पहला थैला चुना, उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो पहला थैले में आप देखेंगे 4 लाल और 3 काली गेंदें हैं। तो उसमें से फिर अगर मैं उसमें से कोई बॉल निकालता हूँ लाल, तो उसकी प्रायिकता होगी 4/7। ऐसे ही अगर मैं देखता हूँ लाल गेंद आने की प्रायिकता जब मैं सेकंड थैला चुनता हूँ तो वो बन जाएगा मेरे पास कितना, 2 लाल और 4 काली गेंदें, यानी 2/6। तो यहाँ से ये मेरे पास बन गया 2/6। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अब संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय अगर हम यहाँ से निकालें तो सिंपल हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे निकाली गई गेंद की लाल होने की प्रायिकता। निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, तो वो हम संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से निकालेंगे। संपूर्ण प्रायिकता जो प्रमेय है हमारे पास उससे निकालेंगे। वो हो जाएगा आपके पास PA = PE1 PA/E1 PE2 PA/E2। अब बस हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो PE1 1/2, A/E1 है 4/7, E2 1/2 और A/2 है 2/6। देख 2 से कट हो गया हमारे पास और आपके पास 2/6, 2 से 2 कट हो गया आपके पास। तो ये बन गया 2/7 प्लस 1/6। तो देखिए 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 2/6, ठीक है। 7 6 ये हमारे पास 7 इंटू 6 ही ले लेते हैं इसको। 7 से 7 कट तो 6 2 12 प्लस 6 से 6 7, तो बनेगा 19/7 6 42। तो ये हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आती है जो हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो सिंपल देखिए एक थैले में 4 लाल और 3 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक थैला चुनकर एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है। तो देखो ये लाल गेंद जो है होना हमारे पास संगत घटना है जिसको हमने ए से माना है। E1 E2 हमारे पास दो घटनाएं हैं,
जो हमारे प्रतिदर समष्टि का विभाजन है, तो प्रतिदर समष्टि हमारे पास है कि थैला, फर्स्ट थैला और सेकंड थैला। E1 है पहला थैला चुना, E2 है दूसरा थैला चुना, दोनों थैलों में से एक थैला चुनना है, तो उसकी प्रायिकता हमारे पास ये होगी। लाल गेंद निकालना हमारे पास संगत घटना है, तो A/E1 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जब आपने पहला थैला चुना, ये हमने ये निकाल दिया। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता जब आपने दूसरा थैला चुना, तो अब लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालने के लिए हमने इसमें संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का यहाँ पे यूज किया और इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर हमने एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है, जो हमने प्रतिदर समष्टि का विभाजन और संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से रिलेटेड है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम बेज थ्योरम देखेंगे, जो इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड होने के बाद एक नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बनती है बेज थ्योरम, बेज प्रमेय, उसको हम इसमें नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे।